हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरम। आज हम जल्दी से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि पीएससी का एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए, आप हमारा पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन पढ़ने वाले हैं आज हम। तो भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आयोजित किए जाते हैं? तो भारत में आम चुनाव जो आयोजित कराए जाते हैं वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आयोजित कराए जाते हैं। अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन में राज्य के विधानसभा मंडल के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली होगी जिसमें सभी सदस्यों को निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार होगा। इस प्रकार भारत में आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है सभी आम लोगों के लिए और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होते हैं। भारत में आम चुनाव 325 में ये कहा गया है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किए जाते हैं? तो लोकसभा के समस्त ये सदस्यों के चुनाव हैं वह व्यक्तिगत प्रतिनिधान के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत प्रतिनिधान के आधार पर किए जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भूभागीय प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है। भारत के लोकसभा के चुनाव के लिए भूभागीय प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है क्योंकि प्रत्येक राज्य को लोकसभा के सदस्यों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या में उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासंभव एक ही हो। मतलब इस संख्या से किया जाता है या फिर कि हर राज्य की जो संख्या है, जनसंख्या का अनुपात है, वो सभी राज्यों की एक समान रहे। इसलिए इसके क्या की जाती है, भूभागीय प्रतिनिधि के द्वारा लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व में से सुनिश्चित किया जाता है। तो निर्वाचक तंत्र में अनुपातिक प्रतिनिधि के रूप में सुनिश्चित किया जाता है। तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व निर्वाचन तंत्र में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित किया जाता है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधि निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधि से शासन में सभी वर्गों के लिए अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधि से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो अल्पसंख्यक का जो प्रतिनिधि है वो सुनिश्चित किया जाता है। लोकसभा के लिए चुनाव के इच्छुक की आयु कितनी होती है? तो लोकसभा चुनाव के लिए इच्छुक आयु होती है 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84B में कहा गया है, अनुच्छेद 84B में कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक आयु की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 84 के बी में ये कहा गया है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु होती है जो भी पहले हो। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके तहत राजनीतिक दल बदल का पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1985 का 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था 52वां संविधान संशोधन जो कि दल बदल कानून से संबंधित था। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1985 का 52वां संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर निर्हता संबंधी उपबंध किए गए थे। भारत का संसदीय द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष लाया गया था? तो संसद द्वारा दल विरोधी कानून लाया गया था 1985 में। और 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल के संबंध में निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित जो विवरण है वो अनुसूची में दिया गया है 10वीं अनुसूची में। मानव अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है।
मताधिकार का आशय होता है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। लोकतंत्रात्मक शासन में वोट देने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है। इसकी आयु 21 रखी गई है, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1988 में 28 मार्च 1989 से लागू कर दिया गया था। इससे इसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले कितनी थी? 21 वर्ष रखी गई थी, फिर 18 वर्ष इसको 61वें संविधान संशोधन 1998 से और 1989 को इसको लागू कर दिया गया था। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की आयु कितनी है? तो नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की आयु कितनी है? 18 वर्ष रखी गई है। भारतीय संविधान में मत देने की आयु 21 से घटाकर कब 18 वर्ष की गई? तो 1989 में इसकी आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 से 18 कर दी गई थी? तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा था, तब इसकी आयु कितनी हुई थी? 21 से 18 वर्ष की गई थी, जो कि 61वां संविधान संशोधन 1989 को लाया गया था। मध्यावधि चुनाव कब कराए जा सकते हैं? तो मध्यावधि चुनाव कब कराए जा सकते हैं? समय के पूर्व से पहले, जब कभी लोकसभा भंग हो जाती है या विसर्जित हो जाती है, तब मध्यवर्ती चुनाव कराए जाते हैं। तो मध्यवर्ती चुनाव कब कराए जाते हैं? जब समय से पूर्व पहले ही लोकसभा विसर्जित हो जाती है। लोकसभा के सभी अवशिष्ट समयावधि 5 वर्ष पूर्व होने से पहले ही यदि विघटित हो जाती है तो मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी थी? 2004 में चुनी गई लोकसभा 14वीं लोकसभा थी। 2004 में 14वीं लोकसभा थी। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कराया जाता है? तो चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद कराया जाता है मतदान से 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले इसको बंद कराया जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान समाप्त या होने से पहले 48 घंटे पहले बंद कराया जाए, मतलब इसको चुनाव प्रारंभ होने से पहले नहीं बल्कि चुनाव समाप्त होने से 48 घंटे पहले इसको बंद कराया जाता है। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव चिन्ह एक चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में से एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित किया गया है? तो वो है चक्र का। एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित इसको रखा गया है चक्र के लिए। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए चिन्हों में से हाथ कांग्रेस का है और कमल भारतीय जनता पार्टी के लिए है, हाथी बहुजन पार्टी के लिए है और जो राष्ट्रीय ये चुनाव चिन्ह है, लेकिन चक्र चुनाव चिन्ह नहीं है, इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह नहीं है। अतः यह चिन्ह अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए प्रदान किया जा सकता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पद व्यय की गई अधिकतम राशि फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो विधानसभा चुनाव पर व्यय की जाने वाली राशि 2011 में बढ़ाकर कर दी है 16 लाख रुपए। विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में निर्वाचन व्यवस्था की अधिकतम मतलब जो निर्वाचन व्यय की अधिकतम राशि फरवरी 2014 में बढ़ाकर 28,000 कर दी है। इस हेतु चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 90 को 28 फरवरी 2014 को चुनाव संचालन संशोधन नियम 2014 से संशोधित किया गया था। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा के लिए निर्वाचन व्यय की राशि 70 लाख कर दी गई थी। इससे पूर्व लोकसभा और विधानसभा के चुनाव खर्चों की सीमा क्रमशः 40 लाख और 16 लाख रुपए थी।
कितनी कर दी है? इसके लिए 70 लाख रुपए कर दी है चुनाव व्यय की राशि, लेकिन पहले कितनी थी? 16 लाख रुपए पहले व्यय थी। भारत के एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने होंगे? तो भारत के राष्ट्रीय दल के रूप में यदि मान्यता प्राप्त करनी है तो कम से कम 6% वैध मत होने चाहिए और या अधिक राज्यों में होने चाहिए। कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो कम से कम 6% मत प्राप्त होने चाहिए। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त करनी होगी और इसके लिए उन राज्यों में हुए पिछले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में पड़े वैध मतों में से 6% या इससे अधिक प्राप्त करना, उन राज्यों में अलग अलग प्राप्त करना और 25 या इससे अधिक अनुपात में लोकसभा सीटें, प्रत्येक में 30 से अधिक अनुपात में विधानसभा सीटें प्राप्त करनी आवश्यक होती हैं। मतलब 25 से अधिक, मतलब 25 लोकसभा और 30 अनुपात में 30 या अधिक अनुपात में राज्य विधानसभा में सीटें अर्जित करनी पड़ेंगी और कम से कम कितने 6% मत प्राप्त करने होंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसे पड़े वैध मतों में से 6% प्राप्त हो जाए। तो राजनीतिक या राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन होता है? जिसको वैध मतों में से 6% प्राप्त हो जाए, 4 या इससे अधिक राज्यों में 4% यदि उसको मत प्राप्त हो जाते हैं तो वो राजनीतिक दल बन जाता है। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत वैध मत की जरूरत होती है? तो इसके लिए 6% वैध मतों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय स्तर पर किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति प्राप्त करने के लिए 4 या अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त करने पड़ते हैं। राज्य स्तर पर पंजीकृत दल की स्थिति प्राप्त करने के लिए कम से कम 6% मत प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो लोकसभा या विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की कब जमानत राशि प्राप्त कर ली जाती है? तो ये कर ली जाएगी यदि जब वह 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता। यदि 1/6 मत प्राप्त नहीं किया जा सकता कर सकता है वो, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो उसने जमानत राशि दी है वो उसकी जब्त कर ली जाएगी, अन्यथा उसको वापस कर दी जाएगी। तो 1/6 मत उसको प्राप्त करना जरूरी होता है। लोकसभा में और राज्यसभा में जब कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त कर लेता है तो उसकी अपनी जब राशि वापस कर दी जाती है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किसको होता है? तो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार होता है कानूनी अधिकार। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की बात कही गई है, परंतु मत देने का अधिकार वैधानिक सीमाओं के अधीन होने के कारण इसे विधिक या फिर कानूनी अधिकार कहा जाता है। सर्वोच्चतम न्यायालय में भी इसे विधिक अधिकार ही माना जाता है। किस सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको विधिक न्यायालय माना है। ये कोई मतलब मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये विधिक या कानूनी अधिकार है। इस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री हुए थे। किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? तो ये है जनता पार्टी ने। 11वीं लोकसभा में HD देवेगौड़ा ने 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 में, जो कि कुल 324 दिन के लिए रहे थे, और इंद्र कुमार गुजराल जो कि 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक 332 दिन रहे थे। मतलब 2 वर्षों में एक ही दल के मतलब जनता पार्टी के थे और यूनाइटेड फ्रंट के 2 प्रधानमंत्री रहे थे। कौन थे? देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। ये क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। एक ही पार्टी के 2 अलग अलग थे उम्मीदवार। अक्टूबर-नवंबर 2005 में हुए आम चुनाव में बिहार की विधानसभा में सबसे अधिक सीटें निम्नलिखित में किसने की हैं? तो 2005 में जो आम चुनाव हुए थे बिहार में, उसमें जनता पार्टी ने चुनाव जीता था। तो 2005 का है, जरूरी
नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। संसदीय चुनाव क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। भारत में संसदीय चुनाव क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है, जबकि चांदनी चौक है वो दिल्ली का सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है। सबसे बड़ा लद्दाख संसदीय चुनाव क्षेत्र और सबसे छोटा चांदनी, सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा चांदनी चौक। निम्नलिखित में से द्रविड़ कंजगम के संस्थापक कौन है? तो द्रविड़ कंजगम के संस्थापक हैं पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर द्रविड़ कंजगम के संस्थापक हैं। द्रविड़ कंजगम के संस्थापक या स्थापक कौन है? तो पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर। एक व्यक्ति 4 या अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। एक या एक से अधिक चुनाव क्षेत्र से नहीं लड़ सकता है। 2 या 2 से अधिक चुनाव क्षेत्र में नहीं लड़ सकता है। 3 से भी लड़ सकता है, लेकिन 4 से नहीं लड़ सकता। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 33(7) में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33(7) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आम लोकसभा चुनाव में एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले थे सुकुमार सेन। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन से? सुकुमार सेन। तो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 2050 से 19 मार्च 1958 तक रहा है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। ये गलत है, अभी सुशील चंद्रा हैं। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले चुनाव आयुक्त थे अपने सुकुमार सेन। भारत के दूसरे निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो पहले थे सुकुमार सेन, फिर आते हैं कौन? के सुंदरम। भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त के सुंदरम थे, जिनका कार्यकाल 1958 से 1967 तक रहा है। श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त पद किसने संभाला था? जब एन गोपाल स्वामी सेवानिवृत्त हुए थे, उनके बाद आए थे नवीन चंद्रा जी। मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति 20 अप्रैल 2009 के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर नवीन चावला जी ने पद संभाला था, जो कि अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक उन्हें पदभार संभाला था। और अभी बस वर्तमान काल में सुशील चंद्रा हैं। अब आते हैं इनमें से इनको सम्मिलित करना है। तो लोकसभा सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं ये। उपराष्ट्रपति कैसे होते हैं? तो उपराष्ट्रपति संसद द्वारा निर्वाचित होते हैं। और जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा सदस्य कैसे होते हैं? तो लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। जो राष्ट्रपति होते हैं उनको निर्वाचक मंडल बनाया जाता है निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित करने के लिए। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सांसद द्वारा चुने जाते हैं। और जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। इसमें देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन होता है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं वयस्क मताधिकार पर। उपराष्ट्रपति संसद सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से लोकसभा चुनाव क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें 13वीं लोकसभा चुनाव के दौरान मताधिकार की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे थी? तो ये थी बाहरी दिल्ली में।
जो 13वें लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बाहरी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से मताधिकार की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इस दृष्टि में जो लक्षद्वीप था उसमें सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र था और 15वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा मताधिकार नागालैंड से पड़े थे। तो 15वीं लोकसभा चुनाव थे उसमें सबसे ज़्यादा चुनाव कहाँ से पड़े थे? नागालैंड से पड़े थे। सितंबर अक्टूबर 2002 में जम्मू कश्मीर में आम चुनाव हुए थे। इसमें राजनीतिक दल ने सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किए थे वो थे अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किए थे। 2002 की है तो ये आएगी नहीं। निम्नलिखित में से आम चुनाव में पहली बार किस अध्यादेश लागू किया गया था कि किसी उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र फाइल करना होगा जिसमें उसकी पत्नी और आश्रितों का विवरण होगा। ये किसमें सबसे पहले अध्यादेश जारी किया गया था कि उसको एक शपथ पत्र नामांकन के साथ क्या करना पड़ेगा? एक शपथ पत्र फाइल करना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि उसकी पत्नी और आश्रितों का विवरण देना पड़ेगा। तो ये था दिसंबर 2003 में राजस्थान और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में। दिल्ली में 2003 में एक नामांकन लेके आओ, एक अपनी पत्नी का विवरण लेके आओ और अपने आश्रितों का विवरण लेके आओ। तो 2003 में इसको स्टार्ट किया गया था, दिसंबर 2003 में राजस्थान और दिल्ली विधानसभा चुनाव में। नवंबर 2003 में मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव में सर्वप्रथम इस अध्यादेश को लागू किया गया। तो लाया कहाँ गया था? राजस्थान और दिल्ली में, लेकिन लागू किया गया है कहाँ पर? मिजोरम में। सबसे पहले मिजोरम पर लगाया गया। इस उम्मीदवार को इसमें अपने नामांकन के साथ अपने पत्नी के और आश्रयों के चल अचल संपत्ति, शिक्षा, आपराधिक पृष्ठभूमि, देनदारियों आदियों के बारे में देना पड़ेगा और शपथ पत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप मार्च 2003 में इसको जारी किया गया था और सबसे पहले मिजोरम में लागू किया गया। डाक निर्वाचन को अन्यथा क्या कहा जाता है? तो डाक निर्वाचन को कहा जाता है परोक्ष मतदान। जो डाक मतदान होता है उसको क्या कहा जाता है? परोक्ष मतदान। मतलब प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, परोक्ष रूप से किया जा रहा है। डाक मतदान अनुपस्थित मतदान का एक प्रकार होता है जिसमें सशरीर उपस्थित होकर मतदान के बजाय डाक द्वारा मतपत्र भेजा जा सकता है, अन्यथा इसको परोक्ष मतदान कहा जाता है। निर्वाचन या चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या कहलाती है? तो जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण होते हैं तो वो करते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 की विनिर्दिष्ट जो नियम होते हैं उनको फॉलो करते हैं। प्रत्येक निर्वाचन के पूर्व राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचरण संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में निम्नलिखित में से किसने शासकीय गठन के सारे स्थान जीते थे? तो 13वीं लोकसभा चुनाव में राज्य में से किसने शासकीय गठबंधन में सारे स्थान जीते थे? तो ये था हिमाचल प्रदेश। 1999 में संपन्न हुई 13वीं लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें सत्तारूढ़ भाजपा के हाथों में आई थी और हिमाचल विकास कांग्रेस गठबंधन ने जीती थी 3 सीटें, जो कि भाजपा को, और शिमला सुरक्षित सीट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को मिली थी। लोकसभा चुनाव में 182 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी हिमाचल प्रदेश 1999 में। 13वीं लोकसभा चुनाव में के शासन के गठबंधन के सभी स्थान कहाँ जीते थे? तो ये है हरियाणा में। ये जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्यक्षेत्र नहीं है? तो कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्यक्षेत्र नहीं है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराती। लोकसभा के राष्ट्रपति के चुनाव कराती है, राजनीतिक दल को मान्यता देती है, राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह करवाती है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती।
भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता, जो कि अनुच्छेद के 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये किसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ना कि चुनाव आयोग। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दल को मान्यता देना और राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कराना, ये निर्वाचन आयोग का काम होता है। इसके साथ हमारा निर्वाचन आयोग होता है समाप्त। अब होते हैं राज्य स्टार्ट। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो राज्य के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। जैसे प्रधानमंत्री की अपने राष्ट्रपति कर रहे थे, वैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो अनुच्छेद 164(1) के तहत, अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना कार्य करता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं सीएम की परामर्श के बाद, और सीएम की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य की विधायिक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य की जो विधायिक कार्यपालिका की शक्ति होती हैं वो अपने राज्यपाल के लिए होती हैं, लेकिन वास्तविक होती हैं अपने मुख्यमंत्री के पास। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका और संवैधानिक प्रधान होता है। तो राज्यपाल कौन होता है? राज्य का कार्यपालिका और संवैधानिक प्रधान होता है और विवेकाधीन कृत्यों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह कार्य करता है, जिस का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है, जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां वास्तव में अपने हाथ में लिए रखता है और इसकी आवश्यकता अनुसार प्रयोग भी करता है। ये किस में कहा गया है कि 163 में कहा गया है, में ये कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के किसी राज्य का नियंत्रण तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हैं तरुण गंगोई। किसी भी राज्य के निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तरुण गंगोई। राज्य की विधान परिषद की सदस्यों की अवधि कितनी होती है? तो राज्य के जो विधान परिषद होते हैं उनकी सदस्यता की अवधि होती है 6 वर्ष। जैसे राज्यसभा की होती है 6 वर्ष, वैसे ही विधान परिषद की भी होती है 6 वर्ष। राज्य विधान परिषद की सदस्य अवधि 6 वर्ष होती है। राज्य विधान परिषद का विघटन नहीं होता, बल्कि यथाशक्त निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद 6 वर्षों की सदस्यता अवधि के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये कहा गया है 172 में। 172 के 2 में कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है और वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं अपने राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 165(1) में कहा गया है, अनुच्छेद 165(1) में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं और किसी व्यक्ति को नियुक्त होने के लिए निर्हित, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होता है, उस व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है और उसका कार्य राज्य सरकार को विधिक सहायता और विषय पर सलाह देना होता है। 165(2) में कहा गया है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपना धारण करता है। देखो इसमें 165 में 3 भाषाएं आई हैं, मतलब 3 नियम आए हैं। 165 में क्या कहा गया है कि एक में कहा गया है कि राज्यपाल कोई किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता रखता हो उसके लिए महान न्यायवादी या महाधिवक्ता घोषित कर सकता है। महाधिवक्ता कब घोषित किया जाएगा? जब उसके पास हाई कोर्ट की योग्यताएं होंगी। और वो क्या काम करेगा? तो 2 में कहा गया है कि वो राज्य सरकार के लिए विधि सहायता देता है या सलाह देता है।
और 3 में कहा गया है कि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करेगा। किसी राज्य की उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है वहाँ का महाधिवक्ता। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती? तो जो राज्यपाल होता है उसके लिए शक्तियाँ नहीं होती किसी भी विधानसभा को स्थगित करने की। वो नहीं कर सकता, स्थगित नहीं करता, बल्कि सत्तावसान कर सकता है, उसको भंग कर सकता है और सत्य बुला सकता है। जबकि जो विधानसभा को स्थगित करने का जो होता है वो उसके अध्यक्ष को होता है। अध्यक्ष को होता है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा को बुलाने, सत्तावसान करने और भंग करने का अधिकार होता है, जबकि सभा को स्थगित करने का अधिकार उसके सभा अध्यक्ष को होता है। तो 174 के तहत राज्यपाल किसी भी संविधान के सत्तावसान कर सकता है, सत्य को भंग कर सकता है, लेकिन उसको स्थगित नहीं कर सकता। स्थगित कौन करता है? सभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को दिया गया था राज्य का दर्जा 1975 में। भारतीय संविधान में 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और भारत संघ में एक राज्य बना लिया गया, जो कि 22वां राज्य के रूप में प्रवेश किया। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप सिक्किम के राजतंत्र को समाप्ति, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर दी गई। तो कब किया गया था इसको? 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसको जो संरक्षित राज्य का दर्जा था वो समाप्त करके उसको 22वें राज्य के रूप में बना लिया गया था 1975 में। भारत संघ का सह राज्य था और बाद में उसको पूरा राज्य बना लिया गया। तो ये सिक्किम को पहले सह राज्य था, फिर उसको क्या किया? पूरा राज्य बना लिया 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? तो राज्य के विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन और उन्मूलन करने की शक्ति होती है संसद के पास। उसको समाप्त भी कर सकती है, उसका सृजन भी कर सकती है विधानमंडल का। तो ये कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले मतलब उच्च सदन, विधानमंडल का उच्च सदन वाले राज्य की विधान परिषद का उत्सर्जन भी कर सकती है और ऐसे राज्य में विधान परिषद नहीं है वहाँ पर उसका सृजन कर सकती है उपबंध करके, और उस राज्य विधानमंडल की अनुशंसा संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। क्या कर सकती है संसद? इसको लिए कर सकती है 169 के तहत 169 के तहत किसी भी राज्य में परिषद बना सकती है, लेकिन उसके लिए उस राज्य की विधानसभा में उपस्थित सदस्य और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसके लिए पारित करना पड़ेगा विधेयक, तब वो करेगी संसद। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है? तो ये संसद बना सकती है। किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद बनानी है या विघटित करनी है तो उसका अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी वित्त विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचाराधीन आरक्षित किया जा सकता है? तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। यदि कभी वित्तीय आपात घोषित हुआ हो तो राज्य विधानमंडल में पारित तो किसी भी वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रखा जा सकता है या फिर आरक्षित रखा जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 360 के 4 के का में कहा गया है, अनुच्छेद 360 के 4 के का के 2 में कहा गया है कि वित्तीय आपात स्थिति के दौरान विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रखने का उपबंध किया गया है। एक संघीय शासन में राज्य किसी अधिकार को अनुभव कराता है। तो एक संसदीय शासन में राज्य किसी अधिकार को अनुभव कराता है संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार से। संविधान द्वारा दिए गए अधिकार को एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? तो संविधान द्वारा अधिकार को। संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान के तहत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो संघीय शासन में क्या होता है?
केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जो कि संघीय संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है, तथा इस प्रकार की ऐसी शासन व्यवस्था में राज्य संविधान प्रदत्त अधिकारों का अनुभव करता है। तो क्या करता है? राज्य संविधान प्रदत्त अधिकारों का अनुभव करता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता था? तो भारत के राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते थे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मोहर और हस्ताक्षर से नियुक्त किया जाता था। जम्मू कश्मीर संविधान के 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 1965 के द्वारा सदर ए रियासत के नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। तो उसके राज्यपाल का नाम कब चेंज किया गया था? तो 6वें संविधान संशोधन 1965 के द्वारा उसकी सदर ए रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया था। सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन बताइए। तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों के सदस्य हैं, नहीं पता, ये राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य थीं। मायावती 22 मार्च 2012 को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई थी और उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा परिषद की सदस्य थीं। निम्नलिखित में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो अभी तक सिर्फ राजस्थान में एक मुख्यमंत्री बनी थी। राजस्थान सरकार की पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी, जो कि दिसंबर 2003 से दिसंबर 2008 तक चुनी गई थी और 2013 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त करके वसुंधरा राजे सिंधिया पुनः राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में अब सबसे पहला राज्य कौन सा बन गया है जो भाषाई आधार पर बना था? तो अभी तक सिर्फ भाषाई आधार पर बना है आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश और उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी और ये तेलुगु भाषा में बना था। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य बनाने का सम्मान प्राप्त हुआ था? भाषाई राज्य पे बना था अपना आंध्र प्रदेश। तमिल भाषा में बना था और तेलुगु भाषा में बना था और जो क्या था, इसकी कैपिटल क्या थी? कुर्नूल थी। भाषाई राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित कब किया गया था? तो राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था 1956 में। राज्यों को भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत पुनर्गठित किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन मांगों को जोर पकड़ने लगी और केंद्र सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको पुनर्गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किए गए थे और सभी राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष अधिकार का दर्जा प्राप्त करता था? तो 370। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अधीन विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 प्रविष्ट क्या करता है? तो अनुच्छेद 370 प्रविष्ट करता है जम्मू कश्मीर राज्य की विधान स्थिति को। कौन सा एक स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का मामला नहीं है कानून और व्यवस्था, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य रखता है, स्वच्छता रखता है और लोकप्रिय सेवाएं रखता है, जबकि कानूनी व्यवस्था नहीं रखता। तो कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार इसको स्थापित करती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, लोकप्रिय सेवाएं अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको स्थानीय सरकार के मामले के अंतर्गत आती हैं। राज्य मार्ग का अनुरक्षण करता है।
तो राजमार्गों का अनुरक्षण कौन करता है? तो वैयक्तिक राज्य करते हैं। राजमार्ग का अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल नहीं होते। तो इसके लिए कौन करता है? तो केंद्र सरकार या भारतीय राष्ट्रीय राज्यमंडल इसमें शामिल नहीं होते, बल्कि इसका अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा की जाती है। भारत में निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को वैधानिक मंडल का तीसरा सदन कहा है? तो किसने प्रभावक जो समूह हैं उनके लिए तीसरा सदन कहा है? तो एच.एम. फाइनर ने कहा है तीसरा सदन किसके लिए? जो प्रभावक समूह होते हैं उनके लिए, कि इनको फाइल करो, ये क्या है? ये तीसरा स्तंभ है। तो प्रभावक समूह मतलब जो इफेक्टिव ग्रुप होते हैं या दबाव समूह होते हैं, इनके लिए विधानमंडल का तीसरा सदन कहा है फाइनर ने। विधान सभा के सदस्यों के लिए अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो विधान सभा के सदस्यों के लिए अधिकतम निर्धारित संख्या की है 500, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। किसी भी राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए सदस्य विधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार 500 से अधिक नहीं हो सकते, जबकि 600 सदस्यों का प्रावधान किया गया, मतलब 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया। न्यूनतम 60 होने चाहिए और अधिकतम कितने होने चाहिए? तो 50 होने चाहिए। किसमें कहा गया है? 170 में कहा गया है। और सिक्किम राज्य विधानसभा में सिर्फ 32 संख्या है, तो ये अपवाद है। सिक्किम में सिर्फ 32 है, तो ये अपवाद है। और 60 से कम नहीं होनी चाहिए और अधिक होनी चाहिए, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 170(1) में कहा गया है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500, 170(1) के तहत। किसी राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो कहाँ पर राज्यपाल करते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में करते थे। जम्मू कश्मीर में राज्य विधानसभा की सभा में 2 अनाधिक स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती थी। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बाद राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक जारी रहता है? तो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो सिर्फ 6 सप्ताह तक अवधि में रह सकता है। संविधान के अनुच्छेद 213 के प्रावधानों के अधीन राज्यपाल को अध्यादेश प्रविष्ट करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल द्वारा अध्यापित अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह होती है। जो भी अध्यादेश जारी करता है उसकी अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह होती है। वही किस में कहा गया है? 213 में कहा गया है कि राज्यपाल की जो अध्यादेश की अवधि होती है वो 6 सप्ताह तक होती है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति नामित किए गए हैं। तो 2 राज्यपाल द्वारा विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उनकी कितनी नियुक्ति की जाती थी? 1 सदस्य को नियुक्त करता है। संविधान के 333 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि आवश्यक है, तो वह और इसका प्रतिनिधि पर्याप्त नहीं है, तो एक समुदाय के लिए या फिर उस समुदाय के एक सदस्य के लिए वो नामित कर सकती है 333 के तहत राज्यपाल। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो किस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता? तो राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर लगाया जा सकता है, न्यायमूर्ति पर, और उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पर लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल पर महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में राज्यपाल के ऊपर महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, अपितु 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद को धारण कर सकता है। 156 के तहत राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपना पद धारण करता है। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको पद से हटाया जाता है। वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से कटकर कौन सा राज्य बना था? तो मध्य प्रदेश से कटकर बना था छत्तीसगढ़। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके 3 नए राज्य बनाए थे। उत्तर प्रदेश को कटकर बना था उत्तरांचल, मध्य प्रदेश से बना था छत्तीसगढ़ और बिहार से बना था झारखंड को मंजूरी दे दी गई थी। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल और 15 नवंबर को झारखंड नए राज्य के अस्तित्व में आए थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा? तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे 356 के तहत। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा किसी भी राज्य में यदि संवैधानिक व्यवस्था भंग हो गई है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई राज्य के संविधान अनुच्छेद 256, 257 या 353 के अधीन संघ राज्य के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो कौन कौन सा है? 256, 257 और 257 और 353 के तहत यदि वो कार्य नहीं कर रहा है या राज्यपाल की रिपोर्ट में यह वस्तु स्थिति प्राप्ति नहीं है, कि वस्तु स्थिति प्राप्त होती है कि वह राज्य के संवैधानिक व्यवस्था भंग हो गई है, तो वह राज्य के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। तो किसके अधीन? 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है यदि उसको विश्वास प्राप्त हो जाए कि 256, 257 और 353 के तहत राज्य की शासन व्यवस्था काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा 356 के तहत। भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? तो भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य की शासन संविधान के अनुसार ना चल रही हो, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी नए राज्य बनाने की या वर्तमान राज्य की सीमा सुधार करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होते हैं संसद के पास। किसी भी नए राज्य को बना सकती है और सीमा सुधार भी कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 234 संविधान के अनुच्छेद 234 में संसद साधारण बहुमत से किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से दोनों सदनों में रखे जाते हैं। तो किसके लिए पूर्व अनुमति रखे जाते हैं? राष्ट्रपति की। हालांकि राज्य इस संबंध में निश्चय समावधि में अपने विचार रख सकता है, किंतु इसे मानना न मानना राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। तो अनुच्छेद 234 के अधीन संसद इसमें संशोधन कर सकती है। भारतीय संसद किसी राज्य की नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है, तो साधारण बहुमत से कर सकती है और ऐसा कोई भी प्रावधान राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पारित किया जाता है। किसी राज्य का हाल का नाम परिवर्तन करना है, तो ये भी उड़ीसा का नाम हुआ है, उड़ीसा का नाम उड़िया हुआ है, तो 2011 में किया गया है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक निलंबित किए जा सकते हैं? तो भारत में जो राज्य विधान सभा है उसके द्वारा पारित जो साधारण बहुमत है उसको विधान परिषद द्वारा कितनी अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? तो 4 अवधि तक उसको निलंबित किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा विधानसभा के द्वारा कोई भी पारित विधेयक है तो विधान परिषद तक कब तक उसको निलंबित किया जा सकता है? तो 4 महीने तक उसको निलंबित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा धन विधेयक के इतर मतलब धन विधेयक को छोड़कर विधेयक को विधान परिषद पहले 3 माह तक तत्पश्चात विधान सभा द्वारा पुनर्विचार किए जाने के बाद 1 माह तक और मतलब 4 माह तक रोक सकती है। मतलब 3 महीने पहले रोक सकती है, फिर पुनर्विचार के लिए भेज देगी, फिर 1 महीने रोक सकती है, मतलब 4 महीने तक रोक सकती है विधान परिषद। सिर्फ वो वित्त विधेयक नहीं होना चाहिए। यदि इसके बाद उन संशोधनों सहित यदि कोई विधेयक परिषद में सुझाया जाता है तो विधान परिषद मतलब सभा उसमें सहमत होती है, उन पारित माना जाएगा और इस अवधि के बाद विधानसभा उसके द्वारा पारित किया जा सकता है। यदि
इसके बाद उन विधेयक को उन संशोधन सहित यदि कोई जो विधान परिषद में सुझाए गए हैं उसका विधानसभा द्वारा सहमत किया जाता है तो उसे पारित की माना जाता है, जिस रूप से उसे विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो किस राज्य में विधान परिषद है? तो महाराष्ट्र में परिषद है, आंध्र प्रदेश में है। मतलब अभी तक वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद गठित की गई है, जो कि कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में है। प्रथम अधिनियम किसके अंतर्गत अपने अंतर्वाहीय समूह का सदस्य न होते हुए भी व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था? प्रथम अधिनियम के अंतर्गत जिस अपने अंतर्वैवाहिक समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, तो ये है आर्य समाज विवाह विधेयता अधिनियम। प्रथम अधिनियम किसके अंतर्गत अंतर्विवाही समुदाय का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह अनुमति प्रदान करता है? तो आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। सर्वप्रथम सन 1937 में आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम के अंतर्गत एक अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के लिए साथ विवाह की अनुमति दी गई है। मतलब अंतर्विवाही समुदाय के सदस्य का नहीं है तब भी उसके लिए अनुमति दी गई है। तो सबसे पहले किस में दी गई थी? तो आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम 1937 में दी गई थी। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक होता है तो वो राज्यपाल की अनुमति से ही पास किया जाता है, ये प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 207 के तहत विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य की विधानसभा से चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 1/3 सदस्य, क्योंकि राज्य की विधानसभा इतनी छोटी सी होती है और विधान परिषद भी कितनी छोटी होती है, तो 1/3 सदस्य ही उसमें से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी भी राज्य की जो विधान परिषद है उसके कुल सदस्यों में से 1/3 जो स्थानीय निकायों द्वारा 1/3 और 1/12 स्नातकों के द्वारा, मतलब स्नातक से 12 और शैक्षिक संस्थानों से भी 12, 1/12 सदस्य स्नातकों से, 1/12 शैक्षिक मंडल से, 1/3 स्थानीय निकायों से और 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा नामित किए जाते हैं। और जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और शेष 1/6 लोकसभा मतलब राज्यसभा के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखो कितने का अनुपात होता है, तो 1/3 चुने जाते हैं। कैसे? जो स्थानीय निकाय होते हैं 1/3 चुने जाते हैं विधानसभा से, 1/3 स्थानीय निकायों से, 1/3 विधानसभा से, 1/3 स्नातक निर्वाचन मंडल से और 1/12 शैक्षिक निर्वाचक मंडल से चुने जाते हैं और 1/6 अपने राज्यसभा के मतलब राज्यपाल द्वारा इसको मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों को कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 सीधा स्थानीय निकायों से चुना जाता है और विधानसभाओं से भी कितना 1/3 स्नातक और शिक्षक से 1/12 और 1/6 अपने राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में राज्यों में से विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू नहीं करता, तो नहीं करता था कौन? जम्मू कश्मीर। जो विशेष विवाह अधिनियम है 1954 लागू नहीं करता था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब करता है। विशेष विवाह अधिनियम 1956 जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी देश में लागू होते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद अब उसमें लागू होगा। निम्नलिखित में से राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत
में निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? तो ये है जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र है जहाँ पर अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? तो अभी तक अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है अपनी दिल्ली में। 2001 की जनगणना के अनुसार इसमें कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राज्य के लोकसभा के 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश के अधीन लोकसभा में सबसे ज़्यादा कहाँ, मतलब उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किनका है? तो ये है बिहार और महाराष्ट्र का। बिहार और महाराष्ट्र का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में क्रमशः 40 और 48 सदस्यों के साथ बिहार और महाराष्ट्र राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29, कर्नाटक से 28, आंध्र प्रदेश से 42, तमिलनाडु से 39 और राजस्थान से 25 सीटें आती हैं। और महाराष्ट्र से 40 और बिहार से 40 और महाराष्ट्र से 48 आती हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित किया गया था? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित किया गया था। नगर पालिका विधेयक 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पारित किया गया था। इसको 1 जून 1993 में लागू किया गया था। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 का के तहत अनुच्छेद 243 P से ZG तक और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा नगरों में नगर पालिकाओं का गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं, निरर्हताएं, पंचायतों में शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायी संबंधी उपबंध किए गए थे। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी अपनी सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल थी अपनी सरोजिनी नायडू और स्वतंत्र ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। उनकी अपनी मृत्यु इस पद पर रहकर हुई थी। उनकी मृत्यु 1949 में अपने पद पर रहते हुई थी। कहाँ पे? तो भारत की पहली राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। कौन सा राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो राज्य योजना मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष, अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य एवं सचिव की नियुक्ति भी की जाती है। तो इसमें क्या क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, फिर एक उपाध्यक्ष होते हैं, फिर अंशकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और एक सचिव भी होता है। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता था, वह अब क्या है? तो वो अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था पहले अपना अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा को असम के सीमावर्ती हिस्से से अलग करके 1948 में इसको बनाया गया था। इसे विशेष प्रशासन के तहत रखा गया था। फिर वर्ष 1986 के अधिनियम 20/2/1987 में लागू कर दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया? अरुणाचल प्रदेश इसका नाम कर दिया गया। थैंक यू सो मच गाइस। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।